क्लास 11 सिर्फ एक अगली क्लास नहीं है। ये आपके जीवन का एक नया शिफ्ट है, एक नया चेंज है। यहाँ पे अब चीज़ें पहले की तरह नहीं रहेगी। 10th तक एक अलग लेवल था, 11th में आकर थोड़ा लेवल जो है वो अप हो जाता है। स्कूल रहता है, लेकिन स्कूल में आप लोग अभी सीनियर स्टूडेंट बन चुके हो। अभी अगले ही साल मोस्ट सीनियर स्टूडेंट बनोगे। बहुत सारी चेंजेस आपके जीवन में अभी आने वाला है। और सिंस अभी आप लोग थोड़े बड़े हो चुके हो, बड़े क्लास में आ गए हो, तो अभी बहुत कुछ क्रूशियल ऐसे डिसीजंस है जो आपको लेने होंगे। जहाँ पर एक है कि आपको अपना स्ट्रीम कौन सा चूज़ करना है, जिसके लिए मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला है स्ट्रीम सिलेक्शन गाइड करके, उसको आपको देखना है। उसके बाद आपके स्ट्रीम के साथ जो डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट है वो तो है ही, उस पर तो हम कोई कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं ना, इलेक्टिव सब्जेक्ट, उनको भी आपको कैसे चूज़ करना है, किन बातों का ध्यान रखते हुए चूज़ करना है, इसके बारे में मैंने एक और वीडियो डाली है। तो ये सीरीज़ में होगी कि ये सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इसके पहले स्ट्रीम वाला वीडियो है, इसके पहले स्ट्रीम वाला वीडियो, और दूसरा वीडियो है आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करने का। इन तीनों वीडियो को आपको साथ में देखना है, सीरियल वाइज देखना है। ओके। तो ये जो नया फेज़ आपके जीवन में आया है, इसके लिए आपको जो गेट रेडी है वो बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। उसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। आप अभी देखोगे बहुत चेंजेस आ गया है, जो कि साइंस एक सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट था। हाँ, माना कि बुक्स अलग अलग थे, एक सब्जेक्ट था वो, उसके लिए अभी एक अलग स्ट्रीम ही है जिस पर आप सिर्फ और सिर्फ साइंस ही पढ़ोगे। आर्ट्स वगैरह जो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हुआ करती थी, अब अलग से एक स्ट्रीम है ह्यूमैनिटीज़ करके, आर्ट्स करके, जिसमें आप लोग सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। कुछ बच्चे हैं जिनको अकाउंटेंसी, अकाउंट्स में बहुत इंटरेस्ट है, फिर इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, उनके लिए एक अलग स्ट्रीम है कॉमर्स। तो आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल डिसीजन लेना है। आपने अभी ये डिसीजन ले लिया आई होप, मेरे ख्याल से, और तभी आपको अभी शुरू करना है। ये वीडियो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका कोई भी स्ट्रीम है, हर एक स्ट्रीम के लिए ये वीडियो काम करेगा। ये वीडियो यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स की बात कर रही हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना है अपनी 11th की शुरुआत में। ओके, बिफोर दैट आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव्ड चैनल, बिलव्ड एकेडमी। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है प्रियशी। मैं पिछले 4 साल से ऑफलाइन पढ़ा रही थी और लास्ट ईयर मैंने ऑनलाइन शिफ्ट किया। एंड बीइंग ए साइकोलॉजी ग्रेजुएट, आई ऑल्सो वर्क एट ए पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके। सो सबसे पहला काम है आपको जो अपना सिलेबस है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस में आपको क्या आएगा, किस तरीके से आएगा, क्या क्या चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, वो सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, जैसे सीबीएसई हो या कोई भी स्ट्रीम, मतलब कोई भी बोर्ड्स हो, उसमें क्या होता है कि कई बार देखना एक चैप्टर में हो सकता है 15 टॉपिक्स हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप देखना 13 टॉपिक्स ही उसमें यूज़फुल हैं जो कि आपके सिलेबस में है। 2 टॉपिक्स हो सकते हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है। तो अभी अगर आपको नहीं पता होगा ये 2 टॉपिक्स कौन से हैं, सिलेबस का पूरा ज्ञान अगर आपको नहीं होगा तो फंस जाओगे बेटा। दूसरी बात, आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होनी चाहिए। अभी 11th का एग्ज़ाम स्कूल में होता है, बट वही बात कि ये 9th-10th वाली चीज़ तो अभी रही नहीं है। तो आप अभी थोड़ा सीरियस हो गए हो तो आपको पूरा एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। कैसे होते हैं, क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से होती है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, क्या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। ओके। दूसरी बात है, जो आपके मोस्टली 11th के लिए या फिर जो स्पेसिफिकली जो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें फॉर्मूलास, नंबर्स का बहुत ज़्यादा मतलब वेटेज रहता है, जैसे कि सब्जेक्ट हो गए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिर हमारे कॉमर्स से हो गए अकाउंट्स, बीएसटी, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं उनके आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। अभी ये जो हैंड रिटन नोट्स आप बनाओगे आपको एग्ज़ाम में तो हेल्प करेगा ही करेगा। एग्ज़ाम में आपको रिवीजन के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। लेकिन साथ के साथ जो मेरे यहाँ पे साइंस के बच्चे हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह को ऑप्ट किया है, जो मेरे साइंस के बच्चे हैं वो जाके ज़रूर ना ज़रूर नीट या फिर जेई एग्ज़ाम को अपियर करने ही वाले हैं ज़्यादातर बच्चे। हाँ, हो सकता है आपका उसमें करियर ना हो, आप करियर ना बनाओ, बट
ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, परस्यू करते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स को। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास अपने हाथ के बनाए हुए खुद के हैंड रिटेन नोट्स हो। ओके, उसके बाद अभी हमने न्यूमेरिकल वाली सब्जेक्ट्स की बात कर ली। अब जो हमारे थ्योरी सब्जेक्ट्स है, जैसे कि हमारे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिर अपना जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, बायोलॉजी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी को मार्क करके पढ़ना है। यानी मानो कि ये जैसे हमारी बुक है, बुक में लाइन है जैसे एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट लाइन है, फिर सब्जेक्ट्स के नाम जैसे बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना है, मार्क करना है। आपकी श्रद्धा है, आप हाईलाइट करो, मार्क करो पेंसिल से, हाईलाइटर से, कलर पेन से ना करना, ये बहुत गलत चीज़ है। पेन से आपको बुक्स में मार्क नहीं करना है, क्योंकि बाद में जब वो सारी बुक्स जूनियर्स के पास जाती हैं तो बहुत गंदा रहता है, दिखने में ख़राब लगता है। तो इतना आपको करना है। ये भी काम जो बच्चे मेरे साइंस के हैं, जिनको बाद में जाके एनसीईआरटी में से ही पढ़ना है और जो आपको नीट वगैरह देना है, बहुत काम आएगा। और मैं एक बात बता दूं, मोस्टली आपके स्कूल लेवल पे या फिर सीबीएसई लेवल पे जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है, या फिर सिर्फ थ्योरी नहीं, मतलब मोस्टली जो बोर्ड्स लेवल होता है ना, उसका जो लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही रहता है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी टू द पॉइंट पढ़ना है। क्योंकि जो आपके जैसे ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे जो मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनमें तो क्या है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए, डेरिवेशन आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से नोट करके लिखना है, क्योंकि बहुत बार कई बार बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। बट जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है वो अगर आपकी श्रद्धा है, आप नोट्स बनाना चाहते हो तो बनाओ। जो बायो वाले बच्चे हैं वो बना सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर आप नीट वगैरह को दे रहे हो तो नीट के एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर आप एनसीईआरटी को मार्क करके पढ़ोगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एनसीईआरटी ही सब कुछ है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ सब कुछ जरूरी नहीं है, इतना ध्यान रखो। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, ऑफ कोर्स ये तो मैं कितनी ही बार बता दूँ, इसकी तो मतलब अभी बात कितनी ही करूँ कि पीवाईक्यूज ही सब कुछ है, पीवाईक्यू को ही रेफ़र करना है। बस आपने आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वो कर लिया, और फिर इसके इक्वल में आपने अगर पीवाईक्यू कर लिया तो ही आप राजा बन चुके हो, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही चैप्टर कोई हुआ है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अभी 11th में ज़्यादातर तो स्कूल लेवल में एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे पीवाईक्यू कहाँ मिलेगा? अरे मिल जाएगा ना, जो सीनियर्स है उनसे पूछो, उनके पास मिल जाएगा, उनके पास होगा। नहीं तो जो स्कूल में पुराने पेपर्स पड़े होंगे उधर भी मिल जाएगा, तो आप कॉपी मतलब फ़ोटो कॉपी करके ज़ेरॉक्स वगैरह करके आप निकाल सकते हो। वो आपकी, आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ओके, देन द थर्ड थर्ड नॉट थर्ड, द लास्ट सेकेंड पॉइंट इज, ऑफ कोर्स आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि वही बात है कि अब छोटे बच्चे तो अब रहे नहीं हो, बड़े बच्चे हो, बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स निकालने हैं। मतलब सब्जेक्ट्स भी बहुत लेंदी हो गए, बहुत कुछ चेंज हो गया है। इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको बेटा लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये लिखने का मतलब है पेपर लिखना। अटेम्प्ट पेपर मतलब लिखने का से मेरा मतलब है पेपर लिखना। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया बस हो गया, मतलब आप बस रीडिंग कर लिया और आपको आपने पढ़ लिया बस हो गया, ठीक है, एग्ज़ाम में देखते नहीं है, ऐसा मत करना। क्योंकि चीज़ें चेंज हुई हैं, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो आपको पेपर को अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस करनी है ताकि आप टाइम को मैनेज कर पाओ। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन इज, सॉरी लास्ट क्वेश्चन नॉट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट इज, मुझे ना वो पढ़ाते क्वेश्चन बोलते बोलते आदत हो गया है। सो लास्ट पॉइंट इज, ऑफ कोर्स यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट। परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, किसी दिन 8 घंटा रोज़ आप पढ़ते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको पढ़ना ही है। 8 घंटा पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 घंटा भी अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो ध्यान रखो कि वो डेली आप पढ़ो। किसी दिन 1 घंटा नहीं पढ़ पाया, आधा घंटा भी पढ़ लिया, बस पढ़ना आपको चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि देखो, हर बार रिजल्ट के लिए नहीं पढ़ना है। आप में से भी बहुत बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि मैडम आप तो इतना सीरियस होकर बता रही है जैसे 11th ही बोर्ड से सब कुछ है। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। बात ये है कि 11th से अगर आपको आदत नहीं लगेगी ना, तो वो जाके 12th में आपको मुश्किल देगा। समझ गए ना? तो 11th से जब आप पढ़ोगे कंसिस्टेंट होके, तो आपको आदत बन जाएगा पढ़ना। लॉन्ग आवर की सिटिंग की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, जिससे 12th में जाके आपका रिएक्शन ऐसा होगा।
ओके, मैं इमोजीज वगैरह ड्राइंग वगैरह मेरी उतनी अच्छी है नहीं, बट मैंने कोशिश की है। तो दैट्स ऑल। मैं आप सभी को बेस्ट विश करना चाहती हूँ। आपके जीवन का एक नया जर्नी है और मेरे ध्यान में जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने बताया है। हो सकता है मेरे से कुछ मिस हो गया है। आपको अगर कुछ और भी टिप्स वगैरह आपको पता है तो मैं चाहूँगी उसको आप कमेंट में शेयर करो, ताकि जो भी बाकी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को उनको भी फ़ायदा हो। और अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा, या फिर लेट्स डू अ क्वेश्चन आंसर सेशन, लाइक अगर आपको हेल्पफुल लगा देन कमेंट में आप लिख सकते हो यस, और अगर नहीं लगा है तो आप नो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन मतलब ये मेरा टेस्ट है कि मैं आपको वीडियो अच्छे से बता पाई या नहीं वीडियो में सारी पॉइंट्स। तो वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगी हो तो लिखना यस, और ना लगा हो तो नो लिखना। वैसे मुझे तो लगता नहीं है कि यूज़फुल ना रहा हो। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।